वर्मा जी, शुरुआत सबसे पहले आपसे ही करते हुए, चूंकि आपको तकनीकी ज्यादा जानकारी होगी, क्या वास्तव में प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर यह पॉसिबल है कि दिसंबर में ही विधानसभा की और लोकसभा के दोनों ही चुनावों को कराया जा सके? और क्या इसको लेकर पहले से तैयारी चल रही थी, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, या इसमें बहुत सारे पेंच भी फंसेंगे? इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? सर, आपकी स्क्रीन पर आवाज म्यूट है, प्लीज आप उसको अनम्यूट कर लें सामने स्क्रीन पर। आप जी, हाँ, देखिए चित्रा जी, आपका जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश की बहुत बड़ी जरूरत है। और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी रहा हूँ, और हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स में और मंडलों में, स्टेट्स में लोग पूरे टाइम इलेक्शन की ही चर्चा करते रहते हैं। हर समय इलेक्शन के नॉर्म्स की वजह से वो रूल्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो इसकी बहुत जरूरत है, और इसकी राजनीति में तो मैं नहीं जा रहा हूं, और ये बात एकदम सही है कि इसके बारे में एक प्रोसेस करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इसके बारे में अगर ये सचमुच में इस सेशन में आ रहा है तो इसके बारे में मैं चाहूंगी एक बार पूरी प्रक्रिया आप बता दें। सरकार की ओर से अब सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ गई है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी? राज्यों के विश्वास को कैसे सरकार को हासिल करना होगा? क्योंकि विपक्षी दल यकीनन इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाएंगे कि जब भी लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव होते हैं तो फिर उस समय राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा हावी हो जाते हैं और इससे एक पार्टी को फायदा होता है। तो विपक्षी दल क्या जुड़ेंगे, क्या होती है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, उसके बारे में अगर आप जानकारी दें। देखिए, जहां तक ये कहे ना कि एक राजनीतिक दल को फायदा होगा, तो मैं समझता हूं कि जो भी राजनीतिक दल पावर में आएगी, अगर दूसरा विपक्षी सोचते हैं कि वो पावर में आएंगे तो उनको फायदा होगा। जहां तक प्रोसीजर का सवाल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बात सही है कि लोकसभा और राज्यसभा में अभी जो पुराने जितने बिल पास हुए हैं उसमें सरकार को कोई कठिनाई नहीं हुई है, तो इसलिए कठिनाई इसमें में उनको भी नहीं आएगी। लेकिन इसमें स्टेट्स का के भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, इसकी पूरी प्रक्रिया इसमें देखनी पड़ेगी। तो वो प्रक्रिया की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वैचारिक बिंदु के तौर पे इस बात को लाया जाएगा, और एक सैद्धांतिक रूप से इसके बारे में कार्यवाही इस सेशन में, स्पेशल सेशन में अगर उठता है तो ये बात उठाई जा सकती है। और दूसरी जो अड़चन बताई जा रही है कि विधानसभाओं को सभी को भंग करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। जब शुरुआत में राज्यसभा का गठन हुआ था और उसमें बहुत सारे मेंबर्स आए थे, तो ये हुआ था कि ये वन थर्ड करके रिटायरमेंट कैसे किया जाए। तो आपको उस जरूरी नहीं है कि उनका पीरियड कर्टेल किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जिन राज्यों का समय पूरा नहीं हुआ है उनको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए, और उससे ये बात भी नहीं होगी कि किसी के अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। अजय आलोक जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या फिर उद्धव गुट हो, अलग अलग पार्टियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगी, आपको दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विस्तार से चर्चा करानी होगी, उसके बाद ही। और इंडिया गठबंधन की चूंकि मुंबई में बैठक होने वाली है, उससे घबरा गई है सरकार, इस वजह से एक शिगुफा छोड़ रही है लोगों के बीच में। शिगुफा आया कहां से ये तो मुझे नहीं पता। ये तो आप ही लोगों ने चलाया कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दूसरे चैनल वाले 5 और प्रोबेबिलिटी चला रहे हैं। वो कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं, कोई कह रहा है महिला आरक्षण बिल हमने भी चला दिया है सर, सबसे तेज पहले। हाँ, वही कह रहा हूँ, आपका चैनल नंबर 1 है, इसलिए लोग मानते हैं कि भाई आपने चलाया है तो जरूर तथ्यों में कुछ तथ्य होगा, तभी सादा। तो बस कहावत वही है ना, न सूत न कपास कपड़ा 3 मन, वही हाल अभी हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि छटपटाहट, बिलबिलाहट, तिलमिलाहट किससे हो रही है, ये उनके बयानों से साफ जाहिर हो रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम घबरा गए, हम बुरी तरह से हारने वाले हैं, इसलिए हम पहले चुनाव करवा रहे हैं। ऐसा कहीं होता है? अगर हम घबरा गए हैं और हारने वाले हैं तो हम पहले चुनाव क्यों करवाएंगे? फिर कहते हैं इंडिया बन गया इसलिए पहले चुनाव करवा रहे हैं। अरे भैया, आप सांसद हैं, पार्लियामेंट जाते हैं और ऐसा शो कर रहे हैं। कोई भी बिल लाने के पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार उसको देती है, विपक्ष को पहले से बताया जाता है कि ये बिल लाने का प्रावधान है। ये नियम भी भूल गए तो बौखलाया हुआ कौन है, घबराहट में कौन है, नहीं है। जहां तक रही जितने बिल्स की बात हो रही है, सच्चाई है कि तमाम बिल आज देश की जरूरत है।
और वन नेशन वन इलेक्शन 1967 था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 से कहा व्यवहारिक कठिनाई अड़चने सबको दूर करने की कोशिश की जा रही है। उस पर एक कमेटी भी बन चुकी है, कमेटी की सकारात्मक रिपोर्ट आई है। आज जो सो कॉल्ड घमंडिया गठबंधन के लोग हैं इसमें, वो भी इसका समर्थन कर चुके हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे कोई हो। तो ये अलग अलग बातें, सरकार अपने अपने मापदंडों के हिसाब से चल रही है। मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार विपक्ष के नाते इंतजार करना चाहिए। सरकार जब विद्युत एडवाइजरी कमेटी में डालेगी क्या एजेंडा है तो देश के सामने पता चल जाएगा। ठीक है, अब तब हम डिस्कस करें तो अच्छा भी लगेगा। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ मनीष के। गौतम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं उसको और थोड़ा सा विस्तार देते हुए। गौतम साहब, आपके पास आते हुए, बार बार इस बारे में डर दिखाया जाता है कि सरकार राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रवाद जगाकर धर्म के मुद्दे पर चुनाव चाहती है, डर गई है, इसलिए समय के पहले चुनाव करा सकती है। इन सबके इतर लेकिन एक और तथ्य जो दर्शकों को बताना जरूरी है। देखिए, 2019 में ओडिशा में विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। राज्य में बीजू जनता दल की सरकार बनती है, जबकि लोकसभा में अच्छी खासी सीटें बीजेपी को हासिल हो जाती हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं, वहां पर भी लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही हुए थे। वहां पर जो वहां की मौजूदा क्षेत्रीय पार्टी है जगन मोहन रेड्डी की, वो विधानसभा में भी कमाल का प्रदर्शन करती है, वो लोकसभा में भी कमाल का प्रदर्शन करती है। तो जहां पर जो मजबूती से डिगा हुआ है, अड़ा हुआ है, उसको केंद्र कैसे हटा सकता है? तो फिर इस बात को लेकर इतना डर क्यों बताया जा रहा है? गौतम साहब। चित्रा जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, तब से लेकर आज तक जो बचा हुआ समय है उसमें व्यवहारिक रूप से इतना बड़ा चुनाव सुधार संभव प्रथम दृष्टया नहीं दिखता है। इसके लिए आपको प्रक्रिया को समझना होगा, संवैधानिक प्रक्रिया को। इसके लिए एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत करना होगा। दोनों सदनों से विशेष बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना होगा और उसके उपरांत 15 राज्यों की विधानसभाओं से उसको अनुमोदित कराना होगा। मुझे जो लगता है कि अब बड़ी बचे बात हुए आपने कही है। एक चीज मैं जोड़ दूं, 10 राज्यों में तो अकेले बीजेपी की सरकार है, खुद अपने बलबूते, और आप कह रहे हैं 15 विधानसभाओं से पारित करा लेती है, तो फिर इसके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो 10 में हो गए बीजेपी, कुछ जोड़ दे एनडीए की, और 4-5 ऐसे भी राज्य हैं जो बड़े बड़े मुद्दों पर एनडीए का समर्थन करते रहे हैं समय समय पर। तो उसके लिए फिर मुश्किलें कहां पर होने वाली हैं? लेकिन चित्रा जी, मैं जो कह रहा हूं कि राज्यसभा से 2/3 के विशेष बहुमत से इस संविधान संशोधन को, विधेयक को पारित कराने में मौजूदा सरकार को चुनौतियां हो सकती हैं, अगर जो आज का मौजूदा इंडिया गठबंधन है वो एक साथ आकर के इस चुनाव सुधार के संदर्भ में लाया जाने वाला संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करता है। हाँ, एक बार फिर से जरा वो विधानसभा को लेकर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। आपने कहा कि 15 देश की विधानसभाओं, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं से इसका पारित होना जरूरी है, फिर लोकसभा और राज्यसभा में आएगा और वहां से भी 2/3 बहुमत से पहले लोक संसद के दोनों सदनों से पारित होगा और वो भी अलग अलग पारित होगा, विशेष बहुमत से पारित होगा। विशेष बहुमत जो स्पेशल मेजॉरिटी इसके लिए चाहिए वो है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, विच शुड बी द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, यानी कि